नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपना प्लान तैयार करने में जुटी हैं। INDIA गठबंधन के लिए फिलहाल सत्ता में बैठी बीजेपी को टक्कर देना आसान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भी चाहेगी कि वो कोई गलती न कर बैठे, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी ने तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार का नारा भी दे दिया है। और ऐसे में नए साल की शुरुआत होते ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में नजर आ गई है। और इसी सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। और इस दौरान गुरुवार को PWD रेस्ट हाउस में जेपी नड्डा से कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की है और नड्डा ने कार्यकर्ताओं में 2024 के चुनाव को लेकर के जोश भरा है। दरअसल नड्डा का यह दौरा संगठनात्मक रूप से काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 6 जनवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक भव्य रोड शो में शामिल होने वाले हैं, जिसमें हजारों कार्यकर्ता और आमजन भी शामिल होंगे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या फिर विपक्ष की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ असर दिखा पाएगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां जो है वो चुनावी मोड में नजर आ रही हैं। लगातार तैयारियां सभी की पूरी हो रही हैं और इस बीच जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा दौरे पर पहुंचे हैं और 2 दिन का ये दौरा है, इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की, मुलाकात की। इस दौरान कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए नजर आए और साथ ही आपको बता दें कि एक भव्य रोड शो भी 6 जनवरी को हरियाणा में होगा, जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम रहने वाला है। और बात अगर विपक्ष की करें तो विपक्ष ने जो है यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। कुछ ही दिनों में वो यात्रा शुरू हो जाएगी और अब जो है कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है, बीजेपी जिस तरीके से नारा देती नजर आ रही है कि तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का नारा देती यहां पर बीजेपी नजर आ रही है। और ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस किस तरह की तैयारियां जो है वो सभी पार्टियां कर रही हैं और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा आज होने वाली है। तो 2 दिन का ये दौरा जेपी नड्डा का जो है वो काफी अहम रहने वाला है संगठनात्मक तौर पर भी, क्योंकि बीते दिन की अगर बात करें तो हरियाणा बीजेपी के संगठन को मजबूत करने के लिए कई सारे पदों पर नियुक्तियां भी यहां पर की गई थी। 7 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए थे और 4 संगठन महामंत्रियों की भी नियुक्ति की गई थी और प्रदेश सचिवों को भी नियुक्ति किया गया था। कहीं ना कहीं इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार चुनावी तैयारियां जो है वो तेज हो रही हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो बीते दिन ही यह खबर आई थी कि संगठन को मजबूत करने के लिए जिस तरीके से अलग अलग पदों पर नए नए नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि लोकसभा चुनाव के लिए जो है पार्टियां लगातार अपनी पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी दोबारा सत्ता में आने की कोशिश कर रही है और बात अगर विपक्ष की करे तो वो भी पूरी तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि इस बार जो है सत्ता में आने की उम्मीद उसकी बढ़ जाए। और चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव को लेकर के लगातार बैठकें भी हो रही हैं, चाहे विपक्ष की बात करें चाहे सत्ता पार्टी की बात करें, लगातार बैठकें भी हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी लगातार बैठकें ले रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की कोशिशें हो रही हैं। और बात अगर हरियाणा की करें तो इस बीच जो है जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा में हुंकार भरते नजर आए। रोड शो उनका होना है 6 जनवरी को, भव्य रोड शो ये होगा जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल होने वाले हैं, ग्रामीण भी शामिल होने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी है, कहीं ना कहीं इससे लेकर के ये भी देखा जा सकता है हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी इसी साल होने हैं और उसको लेकर भी ये तैयारियां पूरी तरह से की जा रही हैं। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। रमन मलिक जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कमल हांडा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गई हैं, ओंकार सिंह जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस मसले में। सबसे पहला सवाल मेरा रमन मलिक जी आपसे है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक है और हरियाणा में अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि जो जेपी नड्डा जी हैं वो हरियाणा दौरे पर ही हैं, रोड शो भी उनका होने वाला है, क्या बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं एक आपत्ति दर्ज करूंगा आपके साथ कि ये जो नारा आप बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, ये आपको किसने बोला है कि बीजेपी ने ये नारा दिया है? ये भ्रामक प्रचार जो है इसको मत चलाइए। ये अब की बार 400 पार का ये नारा कोई ऑफिशियल नारा नहीं दिया है। जनता और कार्यकर्ता अगर जोश में कोई कह दें तो उसको पार्टी का ऑफिशियल एक टारगेट सेटिंग नहीं कहा जाता। हालांकि हमारे विभिन्न सर्वे बहुत सारे फिगर्स बता रहे हैं जो इन फिगर्स के आसपास हैं। रही बात जो हमारी संगठन के विषय है, संगठन में नियुक्तियां होना नए अध्यक्ष के साथ एक स्थायी प्रक्रिया है जिसको शायद ना कांग्रेस जानती है, ना इनेलो जानती होंगी, ना दूसरे, क्योंकि इनके यहाँ संगठन बनना और संगठन होना एक बहुत मुश्किल बात है। कांग्रेस आज तक अपना जिला स्तरीय संगठन जो है वो बना ही नहीं पाई, ना तंवर साहब के पास बना पाए, ना शैलजा जी के समय बना पाए, ना उदय भान जी के समय। बीजेपी चुनावों के लिए हमेशा तैयार रहती है। हमारे लिए छोटे से छोटा चुनाव और बड़े से बड़ा चुनाव उतनी ही अहमियत रखता है और हम अपनी रिपोर्ट कार्ड हर साल जनता को देते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि विपक्ष के पास ना वो बुद्धि है, ना वो समय है कि वो उस रिपोर्ट कार्ड को पढ़ के तर्क संगत उसके ऊपर संवाद करे। अभी मेरे को पता है जितनी 5 मिनट में आपके शो के ऊपर बहुत सारी उलझलूल बातें करी जाएंगी उन लोगों के द्वारा जिनको एक सभ्य डिबेट का एक समन्वय, एक समझ मुश्किल रहती है। लेकिन मैं अपने एक बात यहाँ पे कह के आपसे ये बात रखना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता के साथ भी संवाद करते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ भी संवाद करते हैं। लेकिन जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के मालिक आज हैं और आज नए अध्यक्ष मनमोहन सिंह 2 की तरह रोबोट 2 स्थापित करे गए हैं, उनका क्या रहता है वो देखने वाली बात है। और जहां तक दूसरे दल है, जहां तक दूसरा दल है इनेलो है, वो आज वो कुछ ईडी का भी इनके ऊपर विषय आया है, लेकिन उस विषय को हम छोड़ के ये बात करें कि ये अभी तक कांग्रेस के सामने कटोरा लेकर बैठे हैं कि जी INDI अलायंस के अंदर हमको ले लीजिए। तो ये जो इस समय हो रहा है, और वो एक ही कांग्रेस का भी एक वो वक्तव्य आया, तो कहने का अभिप्राय ये है कि अभी इनको अपने बेरिंग देखने की कहाँ पे है, जिस समय ये ढूंढ ले कि खुद कहाँ पे है उसके बाद बात करेंगे इनसे। आगे आपको मौका दिया जाएगा, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अब सवाल मेरा कमल हांडा जी आपसे है। जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि वो 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहती है, ऐसे में जो कांग्रेस है वो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रही है अंतरकलह से निकल करके? ज्योति जी, आपको नमस्कार। प्रवक्ता भाइयों को भी नमस्कार। ये हमारे कांग्रेस का संस्कार है जो शायद भाजपा वालों को समझ में नहीं आता और कहते हैं कि उल जुलूल बातें करते हैं। प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार, जनता को सादर नमस्कार। और मैं शुरुआत करूंगी कुछ लाइनों से। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हो परदेश में तो वो रजाई किससे मांगे। अपने हाकिम की फकीरी पर तरस आता है। अपने हाकिम कौन है जानते ही है हमारी सारी जनता। अपने हाकिम की फकीरी पर तरस आता है जो गरीबों के से उनके खून पसीने की कमाई मांगे। तो जो ये कहते हैं कि भाई हमारा संगठन नहीं है या कुछ है, पहली बात तो ये कि इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। हमारा संगठन है नहीं है, बना हुआ है, हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें आपसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है। रही बातें उल जुलूल बातें करने की, उल जुलूल तो आप ही आकर झूठ बोलते हैं चैनल पर बड़े ही शान से, धौंस से, धड़ल्ले से, जो कि हम नहीं बोलते हैं। ठीक है। और दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगी, आपने कहा 365 दिन हम चुनावी मोड पर रहते, छोटे से छोटा, यानी कि काम करने का तो समय ही नहीं रहता। और वाकई में कुछ काम नहीं किया, इसीलिए विकसित यात्रा की जरूरत पड़ी। विकसित तो मतलब डेवलप्ड है ना, फिर आपको यात्रा करने की क्या जरूरत है।
विकसित को इंग्लिश में समझते हैं ना, डेवलप्ड, यानी कि विकासशील, डेवलपिंग, डेवलप्ड नेशन जिसे हम कहते हैं। और जैसे मैं एक कहानी भी इनको मैं याद दिलाना चाहूंगी, रमन जी को। एक कहानी इन्होंने भी पढ़ी होगी जरूर बचपन में। एक टोपी वाला जो जंगल से गुजर रहा था, उसकी जब थोड़ा आराम करता है, उठता है, तो देखता है टोपियां गायब, फिर कैसे टोपियां वापस आती हैं। तो मैं ये बात जोड़ना चाहूंगी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से, कि उनके बाद तो यात्राओं का दौर ही शुरू हो गया है। कमाल ही हो गया, कोई कैसी यात्रा कर रहा है, कोई कैसी यात्रा कर रहा है। आप हंस लीजिए, कोई बात नहीं, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है रमन जी, लेकिन बोलने से पहले, दूसरे के खिलाफ बोलने से पहले या दूसरे पर उंगली उठाने से पहले, क्या सिर्फ ये मत भूलिए कि 3 उंगलियां आपकी तरफ यात्राओं से सत्ता पाई जा सकती है, या सत्ता का रास्ता साफ हो सकता है? नहीं नहीं, ये पूछिए इनसे ना, जो सबसे इन्होंने जो नकल शुरू की। क्यों? भारत जोड़ो यात्रा में हमने कितने मार्मिक दृश्य देखे मैडम, और कितना प्यार मिला राहुल जी को उससे। इनको पता नहीं कि राहुल जी चीज क्या है, जो ये बार बार उन पर उंगली उठाते हैं। क्योंकि एजुकेटेड लोगों से तो कहां मुकाबला कर पाएगी ना ये पार्टी। आपको मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रही हूं, और जनता को भी बताना चाहती हूं कि पढ़े लिखे लोगों से, हाँ ये लोग शातिर जरूर हैं। जैसे वो चोर डकैत नहीं होते, अनपढ़ होकर भी उनको पता होता है कैसे कहां से चोरी करनी है, क्या चुराना है, तो वो ये काम कर रहे हैं। और मैं इनसे और पूछना, मैडम 10-15 सेकंड और दीजिएगा। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि HR का विकास तो बताइए आपने कहाँ किया? खर्ची पर्ची बाहर से कौन लेकर आता है? जो आप बता रहे हैं कि जी हम चुनावी मोड पर रहते हैं, आप काम करते कब होंगे? मेरे को तो ये नहीं समझ आता। घूमते रहते हैं और क्यों जनता के गाड़े खून पसीने की कमाई को उड़ा रहे हैं यूं रोड शोज में और ये इवेंट मैनेजमेंट में। अगर आपने काम किया है तो फिर तो आपको विश्वास होना चाहिए कि जनता आपको चुनेगी। ठीक है आंडा, लेकिन हाँ, ओंकार सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। आंडा जी, ओंकार सिंह जी भी हमारे पास बने हुए हैं, प्रवक्ता इनेलो। ओंकार जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से दोनों पार्टियां, कोई यात्रा कर रहा है, कोई चुनावी मोड पे है, इनेलो इस बार अपनी साख को बचाने के लिए क्या कुछ कर रही है? मैं एक बात और कहना चाहूंगी, आंडा जी वापस आऊंगी आपके पास, लौट के आऊंगी। लोकतंत्र में प्रत्येक पार्टी को, प्रत्येक नेता को जनता के बीच में जाने और अपनी कार्यप्रणाली अपनाने का पूरा अधिकार होता है। हमने फरवरी 2023 में सिंगार गांव से जब से यात्रा शुरू की, परिवर्तन पद यात्रा, तकरीबन 90 हलकों में, सबके सभी हलकों में 3-3 दिन की यात्रा हुई। 4200 किलोमीटर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पैदल चले। उस दौरान उन्होंने जनता से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और उनको अपने साथ जोड़ा, और जनता जुड़ी भी। जब उन्होंने वायदे किए जनता के साथ कि हम सत्ता में आने पर 7500 रुपए प्रतिमाह वो पेंशन देंगे जो बीजेपी ने परिवार पहचान पत्र बनाकर 5 लाख लोगों की काट दी, और परिवार पहचान पत्र को रद्द करेंगे। प्रत्येक परिवार में एक रोजगार देंगे। रोजगार न देने की स्थिति में उस परिवार के शिक्षित युवा को 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। हर घर में हर माह एक गैस सिलेंडर फ्री देंगे और 1100 रुपए महंगाई से पार पाने के लिए खर्च देंगे। ओपीएस पेंशन दोबारा से लागू करेंगे जो कांग्रेस ने खत्म कर दी थी। परिवार पहचान पत्र जो बीजेपी ने लागू किया, इसको खत्म करेंगे। बिजली के बिल से आज जनता परेशान है। ऐसा मीटर लगाएंगे जिससे बिजली का खर्च जो है वो 500 रुपए महीना से ऊपर नहीं आएगा। इसके अतिरिक्त जच्चा बच्चा योजना जो बीजेपी ने बंद कर दी, वो दोबारा से शुरू करेंगे, और गरीब लड़की के विवाह पर 1,25,000 रुपए शगुन देंगे। इन सब योजनाओं से बीजेपी बौखलाई, और आज इनके प्रवक्ता जैसी बात करते हैं, कटोरा लेने की बात करते हैं, तो इनको मैं याद दिला दूं, वैसे तो ये मर्यादित भाषा नहीं है कटोरे वाली। 2014 से पहले बीजेपी के 2, 3, 4 विधायक आते थे। उस टाइम कटोरा किसके हाथ में था और किसके आगे फैलाते थे, ये मेरे को कहने की जरूरत नहीं। ये जनता जानती है कि ये कटोरे वाली पार्टी कहां थी। आज ये सिर्फ भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं। भगवान सबका है, भगवान राम सबका है। अगर इन्होंने पिछले 10 साल में काम किया होता तो आज इनको विकसित भारत संकल्प यात्रा की जरूरत ना पड़ती। ये जाके अपने काम बताते। और इस यात्रा में भी क्या हो रहा है, ये जनता की समस्याएं सुन के कहते हैं मौके पर समस्याएं खत्म करते हैं। तो जरा इनसे पूछना, वो समस्याएं पैदा किसने की? प्रॉपर्टी आईडी की समस्या हो या पैदा किसने की समस्या हो? रमन मलिक जी जवाब देंगे आपकी बातों का। साथ ही इनकी पैदा ओंकार सिंह जी, दोबारा आपको समय दिया जाएगा, क्योंकि सभी को बराबर समय देना होता है। दोबारा आपको समय दिया जाएगा। रमन मलिक जी, इनका कहना है कि समस्याएं पैदा किसने की, जिन समाधानों की आप बात कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस का यह भी कहना है कि अगर आप हर समय चुनावी मोड में रहते तो फिर आप काम कब करते हैं, जनता की पैसों को उड़ा रहे हैं।
जैसे कंप्यूटर कभी बना ही नहीं था और राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर बोला और कंप्यूटर बन गया। जैसे भारत कभी था ही नहीं और नेहरू जी ने भारत की खोज करी। जैसे यात्राएं राहुल जी ने खोजी हैं। मेरे को लगता है कि ये तो आइंस्टाइन के बाद सबसे बड़े वैज्ञानिक यही हैं। जिस व्यक्ति को शोक संदेश या दूसरी एम्बेसी में जाके संदेश लिखना नहीं आता और वो लिखित संदेश को कॉपी कर रहा होता है, उसको पढ़ा लिखा बता के अपने आप को खुश कर रहे हैं, अच्छी बात है। जिस चीज को 14 बारी कांग्रेस लॉन्च करने की कोशिश में विफल हो गई और जो चीज 14 बारी कांग्रेस के पूरे प्रयास के बाद लॉन्च नहीं हुई, जिसकी छत्र छाया के अंदर 55 चुनाव कांग्रेस हारी, ऐसे व्यक्तित्व को वो एक महान नेता बता रहे हैं, तो वो उनका और उनकी पार्टी के सभी बुद्धिजीवियों का एक स्तर बताता है। जहां तक बात रही कि आप ने एक चीज बोली कि राहुल जी क्या चीज है, ये तो आज तक मैडम सोनिया गांधी जी को नहीं पता लगा कि उन्होंने क्या चीज लेकर आई है, क्या चीज का उन्होंने आविष्कार करा है। ये किसी को नहीं पता लगा, भारत में भी और भारत के बाहर भी, कि वो चीज क्या है। जहां तक यात्राओं की बात है, आप को तो यात्राओं का मेरे को नहीं पता आपने कितनी यात्राएं और क्या करा, लेकिन हाँ, मैं अपने छोटे से एक्सपीरियंस में इतना बता सकता हूँ कि मैं आडवाणी जी के साथ 6 यात्राएं कर चुका हूँ और मेरी राम जन्मभूमि वॉज पहली यात्रा और अभी लास्ट यात्रा जो थी वो भी आडवाणी जी के साथ करी 2011 के अंदर, जिसके उपरांत देश के अंदर क्रांति आई। आडवाणी जी 93 साल के व्यक्तित्व को, 93 साल के एक पिता तुल्य व्यक्तित्व को, ओमकार जी आपके पिता जीवित हैं? ओमकार जी आपके पिता जीवित हैं? आपके पिता जीवित हैं ओमकार जी? अगर वो 93-95 साल के हों, क्या आप उनसे कोई काम करवाओगे? क्या आप उनको आराम करवाओगे? क्या बातें करते हो आप? वो हमारे लिए पिता तुल्य हैं और हम उनकी इज्जत करते हैं। कोई बात नहीं, आपको अभी जो है ना, अभी बहुत समय है। आपके अभय जी जो है अपने लाचार बूढ़े पिता को जीत रहे हैं कि उनके नाम के ऊपर कुछ चला ले। देखिए ओमकार जी, मैं अगर इस काम पे आ गया ना आपके बीच में, जैसे आप पूछ रहे हो, तो फिर आप बात नहीं कर पाओगे। आप बात नहीं कर पाओगे मेरे भाई। अरे एक अपाहिज बूढ़े से काम करवाते हो, शर्म आनी चाहिए बुढ़े से। आप लाल पीले ना होइए, मेरी बात को लाल पीले, आपको हरा करेंगे, अभी फिक्र मत करो। जो मेन विषय है आप उस पे रहिए। आप ये बताइए कि आज के समय के अंदर हमने तो विकास करा और विकास की यात्रा लेकर जा रहे हैं। हम प्रूव कर रहे हैं कि हम जनता के सामने जवाबदेही देते हैं और प्रूफ के साथ काम कर रहे हैं। आपने क्या करा है? आपने किसी कोई 2 रुपए का चेक, कोई 4 रुपए का चेक देता है, कोई नौकरियां बेचता है, कोई पाँव के अंगूठे लगवाता है, कोई हाथ के लगा। हरियाणा को लूट खाया आप दोनों ने। आपको शर्म नहीं आती? आप लोगों ने क्या क्या काम करे हैं आपकी पार्टियों ने? ठीक है, आरना जी से पहले आपके जवाब, आपके सवालों का जवाब ले लूं, आपने क्या किया है? मलिक जी, दोबारा आपको समय दिया जाएगा। हांडा जी पहले जवाब दे दे कि आपने क्या किया है। ये कह रहे हैं कि हम तो तथ्यों के साथ काम करते हैं जनता के बीच में। बात ऐसी है, इनके तथ्य जो हैं इनके जैसे झूठे हैं, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ज्यादा झूठी पार्टी है, सबसे ज्यादा जिसे क्या कहते हैं भ्रष्ट पार्टी है, और बेटी जलाओ या बेटी छुपाओ वाली पार्टी भी हम इनको कह सकते हैं। यूं करने से कुछ नहीं होता रमन जी, सच्चाई सुनी नहीं जाती, कड़वी होती है, मुझे पता है। आप मुझे बताइए, वो जो आपने बात कही ऑन द स्पॉट समस्याएं हल करते हैं, तो समस्या पैदा क्यों करते हैं? पीपीपी में मैडम आपको मैं बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, 5वीं क्लास में पढ़ता हुआ बच्चा 5 लाख कमाते हुए दिखा रहे हैं, और पीपीपी में जो अपना जाके कुछ उसमें स्पेलिंग का या कुछ उसमें करेक्शन कराना चाहता है, तो बीजेपी के लोग जो सत्ता में हैं वो रिश्वत मांगते हैं, और बाहर से खर्ची पर्ची लेकर कौन आता है ये भी बताइए। आप आंखें मोड़ लेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, सच्चाई से आप मुंह ही मोड़ते हैं। जैसे आपके आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी ना उन्होंने आज तक, अनोखे मतलब प्रधानमंत्री आए हैं, आपकी आवाज नहीं सुन रही है, आप चुपचाप सुन लीजिए।
अनोखे प्रधानमंत्री जिन्होंने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, जो सवालों से घबराते हैं, जिन्होंने मीडिया को, सरकारी संस्थानों को कब्जे में किया। इसीलिए आप लोग अपना जीत पर वो घमंड करते हैं, देश का नहीं सोचते आप लोग। असल में देशद्रोही लोग आप हैं। और एक बात कहना चाहूंगी, ये हमारे राहुल जी के बारे में बोलते थे, जरा इनके आंखों के बारे में भी बता दूं मैडम। मैं जरा सुन लीजिए अपने आंखों के बारे में भी, जिनके आप चरण चुंबक हैं, जिनसे आपको मैं क्या बोलूं, कुछ ना कुछ मिलता होगा रोज आपको पर डिबेट का। आपके आंखा वैज्ञानिक बन जाते हैं कि रडार, अगर बादल आ जाए तो रडार पर नजर नहीं आएगा। गणितज्ञ बन जाते हैं कि किससे मिलता होगा, नाम तो बोलो। A+B² बोलते हैं, सुन लीजिए, A+B² बोलते हैं और रिश्ता बनाते कनाडा से, जिसके साथ रिश्ते खराब हो गए हैं, ठीक है। और आपके शिक्षक भी बन जाते हैं, उद्घाटन मंत्री तो है ही है, हर ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं, वो जिसे कहते हैं ना स्टेशन मास्टर की तरह से। और सुनिए, शिक्षक बन जाते हैं, किसी कठिन प्रश्न पहले हल करने चाहिए। कैसी बातें करते हैं, और डिबेटेबल को बोलते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। उनको भी आराम करना चाहिए, लगाया बहन कि मेरे को मिलता होगा, किससे मिलता होगा ये बताओ। अगर अडवाणी जी को आराम करना चाहिए, आपके आका को भी आराम करना चाहिए। उनसे भी अब बोला नहीं जाता टेलीप्रॉम्प्टर के बिना। जैसे आप देखकर बोल रहे हैं ना, लिखा हुआ, हम पॉइंट्स बनाते हैं बाकायदा, आपके सामने लिखा लिखाया आ जाता है कि ये बोलना है आपने, आपकी आंखें बताती हैं कि आप टीवी देख रहे हैं या आप पढ़कर बोल रहे हैं। उनको पॉइंट्स बनाते हैं काम पे। और ड्रग्स का इतना धंधा कैसे बढ़ा, ड्रग्स का इतना धंधा कैसे बढ़ा, नशे की चपेट में। ठीक है मलिक जी, ठीक है आंडा जी। ओंकार जी भी बने हुए हैं, उनसे पहले उनका फाइनल कमेंट। ओंकार जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैडम 5 सेकंड और दीजिएगा। 1966 से 2014 तक 66,000 करोड़ का कर्जा था हरियाणा पर। 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया 9-9.5 सालों में। कहाँ गया वो कर्जा, किसने खाया? तो मैं अपनी बात रखूँ। खीरा कटाया तो ठीक है, ठीक है, ठीक है आंडा जी, ठीक है आंडा जी। ओंकार जी बने हुए हैं, ओंकार जी भी बने हुए हैं, फाइनल कमेंट करूंगी, क्योंकि आंडा जी देखिए समय हमारे पास बहुत कम होता है, सबको हमें समय देना होता है। मलिक जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन ओंकार जी आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी। ज्योति जी, आज 10 साल में इन्होंने क्या विकास किया मैं ये बताना चाहता हूँ। प्रदेश के ऊपर 67,000 करोड़ का कर्ज था, जो लगभग 4 लाख करोड़ कर दिया इन्होंने, और कोई बड़ा उद्योग स्थापित नहीं हुआ। और जहां तक देश की बात करें, 55 लाख करोड़ का कर्ज था, जो आज 201 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। 80 करोड़ तो इन्होंने गरीब बना दिए हैं, मात्र 39 गरीब इन्होंने 80 करोड़ बना दिए, और 5 किलो राशन दे रहे हैं उनको। इन्होंने कहा था 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति को घर में नल में जल होगा। यहाँ घर तो क्या, नल भी नहीं है। इन्होंने कहा था 2022 ठीक है ओंकार जी, ठीक है। मलिक जी आपका फाइनल कमेंट क्योंकि देखिए समय कम होता है, समय कम होता है। आरोप प्रत्यारोप का ही दौर है, तो मुद्दा कोई भी हो, आरोप प्रत्यारोप ही बीच में आ जाता है। मलिक जी आप जवाब दीजिए। मलिक जी फाइनल कमेंट समझूंगी, और इनको जेल में डालने का काम करें। ठीक है ओंकार जी। मलिक जी आप जवाब दीजिए। ओंकार जी, आपके बस में तो ये है नहीं, और जिसके बस में होना वो करके दिखा दे। एक अंश भी करप्शन का दिखा दे। जेल तो क्या, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। अरे ईमानदार व्यक्ति को किसी से डर नहीं होता। जो मुंबई के सट्टे बाजार से भाग के आता है उसको डर लगता है। अरे जो मुंबई के सट्टे बाजार से भाग के आता है उसको डर लगता है। जो अमेरिका में जाके पकड़ा जाता है और बाद में अटल जी छुड़वाते हैं उसको डर लगता है। अरे जो ड्रग्स के चक्कर में और कोलंबियन गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंसता है उसको डर लगता है। ठीक है, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। तो लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां लगभग तैयार है, और इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।